अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का खुश आमदीद है फ्लेवर्स नीट एकेडमी में। और ये हमारा 5वां लेक्चर है जो कि 11th की बायोलॉजी जो है उसका 8वां चैप्टर है सेल। उसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़। और ये राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज जो हम देखेंगे ये है प्रोकैरियोटिक सेल के ताल्लुक से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ताल्लुक से ही चल रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ताल्लुक से ये आखिरी लेक्चर है और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल मुकम्मल हो जाएगा। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो एक बैकग्राउंड जैसे आपको बता दूं मैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स की 2 टाइप होती हैं। बेसिक जो 2 टाइप है वो 2 हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियन जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, और यू का मतलब होता है नॉर्मल। तो प्रोकैरियोटिक यानी बिफोर न्यूक्लियस, यानी वो सेल्स जो तब से वजूद में है जब न्यूक्लियस वजूद में नहीं था। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक यानी नॉर्मल न्यूक्लियस। नॉर्मल न्यूक्लियस मतलब जिनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ है सेल्स की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल से पढ़ रहे थे क्योंकि दोनों सेल्स में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह देखेंगे तो दोनों सेल्स के थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। बेसिकली दोनों ही यूनिट ऑफ लाइफ हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो, और न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, इसके लिए इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वही डिफरेंसेस को देखने के लिए हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे हैं और इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। तो इतनी बेसिक चीज़ें बताने के बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का आखिरी लेक्चर रहेगा। इसमें हम आज देखेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के ताल्लुक से है। जो भी बातें बताई जाएंगी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम के बारे में बताई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइबोसोम बेसिकली होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म जब आपके लिए नई आती है तो आप उसको तोड़ लिया करिए, उसको 2 हिस्सों में बांट लिया करिए, या उसमें जो जितने भी हिस्से होते हैं, जितने अल्फाज से बनी होती है, उसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ लेने के बाद उसके एक एक वर्ड के मीनिंग देखेंगे तो वो टर्म भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगली बार जब दूसरा जो आपने जो मीनिंग सीखा है वो टर्म कहीं और भी यूज़ होती है तो उस चीज़ की मायने भी समझने में आपको आसानी होगी। तो राइबोसोम बना है 2 वर्ड से बना है, राइबो और सोम। राइबो का मतलब क्या है? राइबो का मतलब ये है कि ये शॉर्ट फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड का, और सोम कहते हैं बॉडी को। तो ऐसी बॉडी जो राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनी हो उसको राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, अब सोम जहाँ पर भी आएगा आपको तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब होता है बॉडी। ये सोम जो लफ्ज़ है आगे बहुत बार आपको आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सोम का मतलब होता है बॉडी। तो अब ये दूसरी बात आती है कि इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये चीज़ आप आगे देख सकते हैं, ये फिगर है राइबोसोम की। तो आप देख सकते हैं ये प्रोकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें राइबोसोम जो ये डॉट्स की शक्ल में पाए जा रहे हैं, रेड डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अगर आप साइटोप्लाज्म को एक पानी समझें तो उसमें ये राइबोसोम्स जो हैं एक तैरते रहते हैं, जब छोटे छोटे पत्थर की तरह उसमें ये तैरते रहते हैं। ये कहीं से अटैच नहीं होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, ये फ्रीली तैरते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में ये जुड़े होते हैं। ये जब आगे यूकैरियोटिक सेल आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद रखना है कि राइबोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। इसकी लेंथ होती है 15 नैनोमीटर एनएम यानी नैनोमीटर, और विड्थ होती है यानी चौड़ाई जो होती है वो 20 नैनोमीटर यानी 20 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर का क्या है, किसको कहते हैं? नैनोमीटर लंबाई की एक बहुत ही छोटी इकाई है। नैनो कहते हैं 1 अरबवें हिस्से को, यानी 1 मीटर का जब आप 1 अरब हिस्सा करेंगे, 100 करोड़ हिस्सा करेंगे तो आपको 1 एनएम हासिल होगा। और ये राइबोसोम जो होता है 15 एनएम का होता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा होता है। अगर आप 1 मीटर के 100 टुकड़े करते हैं तो आपको सेंटीमीटर हासिल होता है। 1 मीटर के 1000 टुकड़े करते हैं तो आपको मिलीमीटर हासिल होता है। लेकिन 1 मीटर की जब 100 करोड़ टुकड़े करेंगे तो आपको 1 एनएम नैनोमीटर हासिल होगा। अब ये देखते हैं कि राइबोसोम किस किस चीज़ से बना हुआ है। राइबोसोम के बनने में 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न जो लोगों को होता है ये भी होता है कि राइबोसोम और आरएनए में फ़र्क क्या है।
राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए में फ़र्क क्या है, ये आगे चल के फ़र्क देख लेंगे। तो अभी इतना ध्यान लीजिए कि राइबोसोम्स में जो होता है राइबोसोमल आरएनए होते हैं और प्रोटीन होती है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये वो आरएनए है जो राइबोसोम पे पाए जाएँ। तो ये राइबोसोमल आरएनए हो गए जो राइबोसोम पे पाए जाते हैं, और प्लस प्रोटीन। तो आरएनए और प्लस प्रोटीन, इससे बनता है राइबोसोम। आरएनए कौन सा? राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए, ठीक है। अब एक बार राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सिंप्लीफाइड इसकी डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेप्टाइड चेन और अमाइनो एसिड राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ये आगे देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले अब आज का क्विज जो है वो देखते हैं। क्विज ये है कि व्हाट डज एस इंडिकेट्स इन 50s एंड 30s इन राइबोसोम सब यूनिट्स। ये आगे आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक का नाम होता है 50s और एक का नाम होता है 30s। तो ये जो दो सब यूनिट हैं 50s और 30s, इसके साथ में जो 50 और 30 के साथ में s लगा हुआ है, इस s का मतलब क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं कि इस s का मतलब होता है या तो नंबर 1 सेकंड, नंबर 2 सॉल्ट, नंबर 3 स्वेडबर्ग यूनिट्स, नंबर 4 स्वीडन। तो ये चारों में से कौन सा सही जवाब है? ये सही जवाब को आपको बस सही जवाब को जो नंबर है वो मुझको आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें रात के 12 से पहले। और जितने लोग भी सही भेजेंगे उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके स्टार स्टूडेंट ऑफ द डे का टाइटल दिया जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी मिल सकता है, ये रेंडमली कहीं पर भी मैं प्लेस कर देता हूँ। चाहे तो इसका जवाब आपको पहले भी मिल सकता है, चाहे इस क्विज़ के बाद में भी जवाब मिल सकता है। बस इसको मैं क्विज़ को कहीं पर भी रेंडमली प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं राइबोसोम सब यूनिट्स पे। राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है। सब यूनिट किसको कहते हैं? जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, उसके कई जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो, 3 जगह है। तो ये तीनों जगह के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेंगे इनको सब यूनिट कहेंगे, झेली इकाइयाँ। सब यूनिट यानी झेली इकाइयाँ। तो इसी तरह से राइबोसोम की सब यूनिट होती हैं, जो उसके दो टाइप ये कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं आप। तो दो तरीके की दो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, एक होती है 50s और एक होती है 30s। यहाँ पे एस जो है वो इंडिकेट करता है स्वेडबर्ग यूनिट को। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये यूनिट का नाम रखा गया है। तो ये होता क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट जो होता है, एस जो होता है, ये एक्चुअली अ मीज़र ऑफ टाइम है, यानी ये वक्त नापने की इकाई है। जिस तरह से आप सेकंड में नापते हो, मिनट में नापते हो, घंटे में नापते हो वक्त को, उसी तरह से स्वेडबर्ग यूनिट में भी टाइम को नापा जाता है। ये टाइम की बहुत छोटी सी इकाई है, सेकंड के भी बहुत ज़्यादा हिस्से करेंगे तब जाके आपको स्वेडबर्ग यूनिट मिलेगा। तो अगर आपको आसानी के लिए समझना हो तो 50s और 30s को यहाँ पे सिर्फ आसानी के लिए समझिए कि 50 सेकंड और 30 सेकंड, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे इसका एक काम आने वाला है। लेकिन ये सेकंड नहीं होते हैं, ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है। लेकिन आसानी के लिए इसको सेकंड समझ लीजिए फ़िलहाल। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इट डिनोट्स सेडिमेंटेशन रेट ऑफ राइबोसोम सब यूनिट्स। तो ये एस क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि राइबोसोम सब यूनिट जो है उसका सेडिमेंटेशन कितनी देर में होता है। तो अगर उसका सेडिमेंटेशन 50 सेकंड में होता है तो 50s हो गई, उसका सेडिमेंटेशन 30 सेकंड में होता है तो 30s हो गया। तो यही समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सिर्फ अजूम कर लीजिए कि जो एस है वो सेकंड के लिए है, लेकिन वो सेकंड के लिए नहीं है, वो स्वेडबर्ग यूनिट के लिए है, ये याद रखना है। तो 50s यानी एक जो 50s की जो सब यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन कितनी देर में होता है, 50s में होता है, 50 स्वेडबर्ग यूनिट में होता है ना। और जो 30s की सब यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन कितनी देर में होता है, 30 स्वेडबर्ग यूनिट में होता है। यानी ये सेकंड का एक बहुत छोटा हिस्सा है, उतनी देर में इसका सेडिमेंटेशन होता है। अब देख लेते हैं कि ये सेडिमेंटेशन रेट होता क्या है आखिरकार। तो अब मान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपने देखी होगी शायद, जिसमें टेस्ट ट्यूब लगा दी जाती है और एक लिक्विड भर देते हैं और उसको बहुत ज़ोर से घुमाया जाता है। या अगर आप नहीं भी देखी होगी तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, या फिर और आसानी से अगर नहीं भी देखना है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप एक रस्सी लटकाइए, रस्सी में नीचे एक गिलास लटका दीजिए, उससे बांध के उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए और उसमें कुछ मिट्टी उट्टी डाल दीजिए पानी में थोड़ी सी। फिर जब आप वो रस्सी को ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमाएंगे हवा में, तो क्या होगा कि वो जो पानी जो है, मिट्टी जो है वो पानी से अलग होके अपने गिलास की तह में बैठने लगेगा।
तो कितनी देर में ये पानी बैठेगा, इस तरह से ज़ोर ज़ोर से घुमाने पे मिट्टी बैठेगा कितनी देर में, वो उसी टाइम को जो कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट, यानी कितनी देर में कोई चीज़ तह में बैठती है। ज़ोर ज़ोर से घुमाने पर कोई चीज़ तह में बैठने के लिए कितनी देर लगाती है, ये चीज़ होती है सेडिमेंटेशन रेट। इसके लिए स्पेशल मशीन आती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, उसमें ये काम तेज़ी से किया जाता है। तो इसी बेसिस पे जो राइबोसोम की सब यूनिट होती है कि कितनी देर में उसके जो ज़र्रात होते हैं ज़मीन में बैठते हैं, इसी बेसिस पे उनको सब यूनिट का कहा गया है। अब एक खास बात यह है कि जैसे हमने देखा था कि 50s और 70s ये दो सब यूनिट होती है, और जब ये रिलीफ पाई जाती है, लेकिन जब काम करना होता है राइबोसोम को, तो काम करने के लिए पहले दोनों सब यूनिट एक साथ मिल जाती हैं। बगैर एक साथ मिले इनसे काम नहीं होता है। तो 50 सब यूनिट और 50s और 30s ये दोनों सब यूनिट जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो अपना जो काम होता है इनका उसको अंजाम देती हैं। और जब ये मिल जाती हैं तो ये हो जाती है 70s। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 50s और 30s मिलेगी तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि 80s हो जाएंगी, उनको ऐड कर देते हैं 50 और 30। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दोनों मिलकर उसका एवरेज निकालें तो 40s हो जाएगा। नहीं, 40s भी नहीं होगा और 80s भी नहीं होगा, ये होगा 70s। ये क्यों होगा, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ये है कि जब ये दोनों मिल जाती हैं और फिर जब सेडिमेंटेशन रेट देखा जाता है तो 70 स्वेडबर्ग यूनिट में सेडिमेंटेशन होता है। यहाँ पे फिर से अज्यूम कर सकते हो कि इंडिविजुअली 50 सेकंड लेता है सेडिमेंट होने में, दूसरा 30 सेकंड लेता है, और जब 50 और 30 सेकंड वाले दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सेडिमेंट होने में 70 सेकंड लेते हैं। 70 सेकंड नहीं लेते हैं, यहाँ पे खाली अज्यूम करके समझना है, वो लेते हैं 70 स्वेडबर्ग यूनिट, इतना टाइम लेते हैं सेडिमेंट होने में। तो इसीलिए इसको 70s कहते हैं। इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, बस इतना है कि जितनी देर में वो सेडिमेंट होता है उसके हिसाब से जब दोनों मिल जाते हैं 50s और 30s तो ये 70s बनता है। ठीक है, तो ये कब मिलते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस जब करनी होती है तो मिलते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यही इसका सबसे मेन काम है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो दोनों सब यूनिट मिलके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। आप राइबोसोम को एक वेयर हाउस की तरह समझ सकते हैं। वेयर हाउस क्या होता है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अमेज़न वगैरह से शॉपिंग करते ही होंगे। तो क्या होता है, आप ऑर्डर पूरे इंडिया से हर जगह से देते हो, लेकिन जब आप उसको ऑर्डर को ट्रैक करते होगे तो आप उसमें क्या देखते होगे, ऑर्डर अराइव्ड एट भिवंडी सब यूनिट, ऑर्डर अराइव्ड एट बेंगलुरु सब यूनिट। आप ये भी देखते होंगे कि ऑर्डर निकला दिल्ली से, पहले गया बेंगलोर, फिर बेंगलोर से आया मालेगांव। वो डायरेक्ट भी आ सकता था, लेकिन ऐसे क्यों आया, क्योंकि यही सेम काम जो करता है सेल में राइबोसोम करता है। जो वेयर हाउस होते हैं अमेज़न जैसी कंपनियों के, वो क्या करते हैं कि कहीं से भी जो ऑर्डर आते हैं वो उन ऑर्डर को पूरा करते हैं वहाँ पे उनकी सॉर्टिंग होती है और किसको कहाँ भेजना है वो सब करते हैं। यही काम राइबोसोम सेल में करता है। जहाँ से भी प्रोटीन का ऑर्डर आता है सेल में या बॉडी में कि यहाँ पे ये प्रोटीन लग रही है, तो ये ऑर्डर आता है राइबोसोम में, और राइबोसोम इस ऑर्डर को पूरा करता है और फिर वहाँ से प्रोटीन तैयार करके भेजता है। तो बिल्कुल यही फंक्शन जो अमेज़न के वेयर हाउस वगैरह करते हैं कि सब ऑर्डर को वहाँ से लेते हैं और फिर वहीं से भेजते हैं, उसी तरह से राइबोसोम भी प्रोटीन का ऑर्डर लेता है और फिर पूरी बॉडी में प्रोटीन तैयार करके भेजता है। तो ये होता है राइबोसोम का मेन फंक्शन। अब एक और टर्म इसमें आपकी आती है पॉलीराइबोसोम, या इसको पॉलीजोम भी कहते हैं। तो ये क्या है, द सेडिमेंटेशन, ये एक जुमला जो है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, इसको पिछले उसमें होना चाहिए था। तो पॉलीजोम ये जो होता है इसके स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए के गिर्द, mRNA के गिर्द, अगर एक mRNA को आप धागा समझ लें और जैसे तस्बी धागे में पिरोई होती है या बहुत सारे दाने पिरो देते हैं, तो इसी तरह से राइबोसोम जो हैं ये एक mRNA के गिर्द बहुत सारे राइबोसोम जो हैं एक तस्बी की तरह चिपकते जाते हैं या दानों की तरह उसमें पिरोए होते हैं। तो इसी पिरोए हुए दानों की तरह जो तस्बी की तरह ये जो एक स्ट्रक्चर हासिल होता है, इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं। पॉली का मतलब होता है कई, मल्टीपल, और ये राइबोसोम सिंगल नहीं है, कई एक राइबोसोम है तो पॉली राइबोसोम, पॉली यानी मल्टी, कई एक राइबोसोम। और ये कई एक राइबोसोम जो है वो कहाँ पे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के धागे से। मैसेंजर आरएनए जो धागे की शक्ल में होता है उससे अटैच होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये राइबोसोम आपका कंप्लीट हुआ, आगे है इंक्लूजन बॉडीज़। ये इंक्लूजन बॉडीज़ इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि ये पाई जाती है सभी में, लेकिन प्रोकैरियोट सेल में इनका खास फंक्शन होता है।
क्योंकि ये मेन इनका जो फंक्शन है कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखते हैं, जो कि ऐसे हालात में काम आता है जब सेल को न्यूट्रिएंट्स आसानी से मैसर नहीं होते हैं, तो उस वक्त के लिए ये काम आते हैं। और चूँकि जैसे कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट मिलना आसान नहीं रहता है। तो वहाँ पे ये जो स्टोर की हुई बॉडीज़ होती हैं, ये रिजर्व बॉडीज़ हैं, स्टोर करती हैं न्यूट्रिएंट को, वहाँ पे ये काम आती हैं। अगेन यहाँ पे याद रखना है कि ये नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन से घिरी नहीं होती हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं बस फ्रीली साइटोप्लाज्म में जैसे तैरते रहती हैं, जिस तरह से राइबोसोम तैरते रहता था उसी तरह से ये भी तैरते रहती हैं। कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एक पहला है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जो कि फॉस्फेट स्टोर करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ये नाइट्रोजन और कार्बन स्टोर करता है। फिर तीसरा है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये ग्लूकोज स्टोर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं थोड़ा सा समझने के लिए। और एक स्पेशल इंक्लूजन बॉडी है जो ख़ास फंक्शन करती है और उसकी अहमियत है, वो होती है गैस वैक्यूल्स, इसीलिए इसको अलग से बयान किया गया है। वैक्यूल का मतलब होता है थैली। तो गैस वैक्यूल का मतलब आप समझ सकते हैं इससे, गैस वैक्यूल का मतलब गैस की थैली, यानी वो थैली जिसमें गैस भरी हुई हो। ये किस में पाई जाती हैं? ये कुछ एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं। एक्वेटिक यानी एक्वा मतलब पानी, एक्वेटिक यानी पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो पानी में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया, जैसे उनका नाम जो है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स ये सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और ये पानी में पाए जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया में जो होते हैं गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब इस गैस वैक्यूल्स इन बैक्टीरिया में पाए जाने की वजह क्या है? वजह ये है कि बैक्टीरिया पानी में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी जो होती है वो ऊपर की तरफ आती है। अगर ये बैक्टीरिया पानी में बहुत अंदर रहे, बहुत नीचे की तरफ रहे, तो सूरज की रोशनी तो वहाँ तक आ नहीं पाएगी और इनको करना है फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, जिससे अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। तो ये गैस वैक्यूल्स का काम यही है। आप ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज़ में अगर आप गैस भर दोगे तो क्या होगा? गैस भर दोगे तो वो चीज़ ऊपर उड़ जाएगी। पानी में अगर गैस भर के डालोगे तो वो सतह की तरफ आ जाएगी। तो जब बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो इस पर गैस बढ़ जाती है और ये बैक्टीरिया सतह की तरफ, सरफेस की तरफ आ जाते हैं। सरफेस की तरफ आने से ये सूरज की रोशनी को पा सकते हैं और अपनी ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। फिर जब ये ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं, और दूसरी बात ये भी कि अगर ये सिर्फ सतह पर रह जाए, नीचे ना जा पाएँ, तो कंटिन्यू सूरज की रोशनी में रहने से, उसकी धूप में रहने से ये मर सकते हैं। तो फिर दूसरा काम क्या होता है कि जब उनकी ग़िज़ा तैयार हो जाती है, अब उनको ऊपर नहीं रहना होता है, तो ये गैस फिर से निकल जाती है इसमें से, वैक्यूल्स में से, और गैस निकलने से इनका फिर जो फ्लोटिंग पावर हो, तैरने की क़ुव्वत होती है, वो कम हो जाती है और फिर से ये नीचे जाके तह में जाके बैठ जाते हैं दोबारा से। तो यही गैस वैक्यूल्स का काम है कि फोटोसिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया को पानी की ऊपर सतह पे लाना, और जब फोटोसिंथेसिस का अमल पूरा हो जाए, सूरज की रोशनी से बचाना मकसद हो, तो फिर गैस निकल के, गैस ख़त्म करके दोबारा तह में जाके बैठ जाना। ये है मकसद गैस वैक्यूल्स का। तो दोस्तों ये था राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़, और इस तरह से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई उसमें झिझकने की बात नहीं रहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोग क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग का एक तरीका है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो चाहे सही जवाब दो या गलत जवाब दो, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। इस सब का करने का मकसद यही है कि आप सिर्फ पैसिवली सुनते ना रहो लेक्चर, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करो। तो अगर आपके दोस्तों में से भी किसी को या तो नीट की क्लासेस करनी हो, या इंग्लिश सीखनी हो, या करियर के ताल्लुक से कोई एडवाइस चाहिए हो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8991566261। इस पर आप बिला झिझक मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।